नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में यानी कि अगले महीने में हमें सीजी व्यापम द्वारा सब इंस्पेक्टर का भर्ती परीक्षा को देखेंगे। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होने वाला है। सीजी टेट का मॉडल आंसर भी आ गया है। कुछ ही समय में शिक्षक भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आपको पता होगा कि 12,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी और साथ ही साथ 975 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के हैं। और आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षा आने वाली है दोस्तों, सभी के लिए तैयार हो जाइए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो लेकर आते रहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य गणित, जो कि प्रतिशत का आज वीडियो बनेगा और प्रतिशत का आज वीडियो रहेगा। यह पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, क्लास 4 है, 4 क्लास हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के पहले सवाल पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। ठीक है, देखिए, कल मैं आपको प्रतिशत के बारे से बताया था। इसमें मैंने ये बताया कि यदि 20% लिखा है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/100। ठीक, और 20/100 है, इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो हम 100 का गुणा करेंगे तो ये वापस 20 आ जाएगा। तो ये संख्या को दर्शा रहा है और ये 100 से गुणा किए हैं, इसलिए ये प्रतिशत यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। देखिए क्या होता है इस तरह का क्वेश्चन, कभी भी एक दाम बढ़ रहा है तो दूसरा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, मतलब खर्च ज्यादा ना बढ़े उसके लिए क्या कमी की जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना तो बहुत ही सिंपल सा है, एक सूत्र है, उसको आप ध्यान में रख लेंगे। यदि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू है, हो सकता है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं, या हो सकता है यहाँ घटा रहे हैं यहाँ भी घटा रहे हैं, या एक जगह घटा रहे हैं दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं, या दूसरी जगह पहले जगह घटा रहे हैं दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा है, एक सूत्र है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी माइनस ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा 100। तो ये सूत्र को ध्यान रखेंगे और इसी सूत्र से इस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर यहाँ पे बढ़ाने और घटाने की बात होती है तो ऐसे सिचुएशन में इसको ध्यान रखेंगे, सीधा एक और सूत्र होता है, वो हो जाएगा ए का स्क्वायर बटा 100, और ये हमेशा निगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, बस आप इतना समझ जाइएगा कि इस तरह का सूत्र को आपको लगाना है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, क्वेश्चन बनाने के कई तरीके होते हैं, तो 3 तरीका है, 2 तरीका बताया हूं मैं, एक तरीका और देख लीजिए। 20%, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिखे, देखिए 20% है तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100। देखिए 20 एकम 20 और 20 बचे 100, यानी कि 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20% को हम 1/5 लिख दिए। अब देखिए बोल क्या रहा है, 20% बढ़ाने पे 20% बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20% बढ़ा रहे हैं। तो ये 5 पहले कितना था, 5 था, अब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे में क्या बोल रहा है, चाय की खपत को 20% कम कर देता है, तो चाय की खपत 20% कम कर देता है। अब यहाँ पे चाय की खपत को क्या कर रहा है, 20% कम कर रहा था, यानी कि 1/5, 20% को लिखेंगे 1/5। अब पहले 5 था, अब एक की कमी हो जाएगी, यहाँ पे एक की वृद्धि हुई है, यहाँ पे एक की कमी हो जाएगी, तो 5 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ये 5 को 5 से गुणा कीजिए, 5 बचे 25, और 6 को 4 से गुणा कीजिए, 6 चौक 24। पहले कितना था, 25 था, अब कितना है, तो 24 है। तो देखिए पहले 25 था अब 24 है, कितनी की कमी हो रही है, देखिए कमी हो रही है ना, तो कितनी कमी हो रही है, तो यदि हम देख रहे हैं कमी का, तो 1 का कमी हो रहा है।
ठीक है, तुलना करेंगे। पिछले बार भी बताया था कि जब भी तुलना करते हैं तो पिछले से तुलना करते हैं, तो पिछला कितना था 25, तो ये 25 से हम इसको तुलना करेंगे। अब चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, तो 25 एकम 25, 25 100, तो यहाँ पे 4% आएगा, वो भी किसमें, कमी में। तो 4% का क्या हो जा रहा है, कमी। क्यों कमी हो रहा है, देखिए पहले 25 था, 24 हुआ है, इसका मतलब ये ही ना, कमी ही हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अब सूत्र के हिसाब से बात करूं, तो देखिए यदि सूत्र के ध्यान रखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 100। जब भी सेम रहता है ना, वैल्यू सेम रहता है, तो हमेशा कम ही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं हल करूंगा, ए का स्क्वायर यानी कि बी 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटा 100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बटा 100। हल करेंगे, ये देखिए कितना आ गया, 4% आ गया। ये किस में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा, और कमी को ही दर्शाएगा ये। तो ये इस तरह से दो तरीके से हमने क्वेश्चन को बना दिया, और एक और तरीका जो सूत्र बताया था आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो फिर से वही है, सेम क्वेश्चन जो मैं तीन तरीका बताया हूं, वो तीनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ, एक और दूसरा तरीका जो छूट गया था उसको बना देता हूँ। तो प्लस माइनस ए बोला था सूत्र में, कभी भी इस तरह का प्रकृति को पहचानिएगा ना, क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, तब क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर यहाँ पे लगाना है आपको प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100, बस। अब इसी में हमको हल करना है। तो प्लस माइनस ए का मतलब ये है कि वृद्धि है कि कमी है। तो देखिए पहले में क्या है, वृद्धि, तो प्लस ए हो जाएगा। प्लस ए मतलब यहाँ पे 20 रखेंगे, दूसरे में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे 20। ठीक है, अगर यहाँ कमी होता तो माइनस रखते, और यहाँ कमी है तो माइनस रखे हैं। ठीक है, तो कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। अब ये है -20%। ठीक है, परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस। अब ये प्लस माइनस ए, यानी कि ये प्लस माइनस ए में प्लस होगा, और ये इंटू -20, बस। अब अट्ठा ये 100 हो जाएगा। देखिए +20 -20, प्लस माइनस कट जाएगा, बच कितना रहा, इतना। इसलिए मैं ये सूत्र को बताया था, ए स्क्वायर अपॉन 100, ये हमेशा कमी में ही रहेगा। ठीक है, ये प्रतिशत है, ये सूत्र है। तो ये भी एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, 20 गुणित 20, माइनस में रहेगा 400 बटा 100, और ये किस में रहेगा, हमेशा प्रतिशत में ही रहने वाला है। तो ये कटेगा, कितना जा रहा है, -4%। माइनस किसको दर्शाता है, हमेशा कमी को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 4% कमी। देख लीजिए यहाँ पे माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इस फॉर्मूला को उपयोग कर लेंगे, लेकिन आप समझेंगे कि कमी में है कि वृद्धि में है तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए प्लस में भी दिया हुआ, वृद्धि को भी दर्शा रहा है। तो देखिए CSP HCl 2019 के क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, तो सब चीजों को आप ध्यान में लेकर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, यदि धान खरीदी 50% कम कर दिया जाए तथा उसका MSP 50% बढ़ा दिया जाए, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप होमवर्क में रख लीजिए और बनाइए, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि ए का वेतन 10% बढ़ा गया और फिर 10% घटा गया, तो वेतन इनमें कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, तो मौखिक बन जाता है, 10 10 100 हो गया, अब बटे में 100 है, यानी कि 1% की कमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसा है कि बिना आपको सॉल्व किए ही बन जाता है। यदि आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त परीक्षा, सीजी व्यापम के जो संयुक्त परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो मौखिक है ये। ठीक है, तब इसको क्या सॉल्व करूं, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये सूत्र लगा देता हूं, ए स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये हमेशा किस में होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो ए स्क्वायर मतलब 10 गुणित 10 बटा 100, ये आपस में कटा, बचा क्या, एक, तो 1% ये क्या होगा, हमेशा कमी में ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए,
60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में 30 उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 40 उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में फेल हो गए। 10 जो है दोनों विषयों में फेल हुए। गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देखिए कुल छात्र कितना है यहाँ पे, कुल छात्र का बात हो रहा है यहाँ पे 60 है, जिसमें से उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं 30 और 40 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और 10 जो है दोनों में फेल है। ठीक है, फेल बच्चे जो दोनों विषय में, जो दोनों विषयों में फेल हैं वो है 10 बच्चे। अब हमको ये देखना है कि गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए एक और तरीका है। तो देखिए एक सूत्र होता है इस तरह का, जब भी चीजें आती हैं तो इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, एन ए यूनियन बी। ठीक है, बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बी। तो ये सूत्र रहेगा, इसी में बनेगा। ये होता है दोनों विषयों में पास होने वाले, है ना। ये प्लस को दर्शाता है जो दोनों विषयों में है, और ये जो है घटाव को दर्शाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में हमको कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। तो ये हमारा रिजल्ट होगा हमेशा के लिए। एन ए मान लेते हैं गणित में, है ना। ये ए मैथ्स के लिए है उत्तीर्ण बच्चे 30, और यहाँ पे अंग्रेजी में उत्तीर्ण बच्चे हैं 40, और 10 जो है दोनों विषयों में फेल हो गए। तो ये कुल को दर्शाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है, कुल को दर्शाता है। तो कुल कितने हैं 60। तो लेकिन 60 छात्र नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पे उत्तीर्ण की बात। तो ये भी उत्तीर्ण में है, ये भी उत्तीर्ण में है, और ये जो 10 है ना ये फेल वाला है। तो जब ये फेल वाला है तो टोटल पास कितने होंगे? 60 बच्चों में 10 जो है फेल है दोनों विषयों में। तो बचे कितने? 50 बच गए जो दोनों विषयों में कहीं ना कहीं पास हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 है ये -60 हो जाएगा। -60 इसलिए रखे हैं ताकि दोहराव से बचे। क्यों? क्योंकि 30 और 40 मिलके 70 हो जाए, तो 70 बच्चे तो टोटल है ही नहीं, इसलिए उस दोहराव को कम करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे 60 को माइनस किए हैं, बस दोहराव को कम करने के लिए। तो देखिए 40 30 70, 70 में ये 50 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 50 हुआ? क्योंकि यहाँ पे 60 में 10 को घटा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 फेल वाले हैं और हमको बात करना है सिर्फ और सिर्फ पास वाले बच्चे से, मतलब है। तो ये हो जाएगा 70 और 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि जो 20 बच्चे हैं यही उत्तर हो जाएगा हमारा। 20 बच्चे जो हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं आप चाहे तो। ये इस प्रकार का एक वेन डायग्राम भी बनाया जाता है। इस वेन डायग्राम के आधार पर भी आप बना सकते हैं कि देखिए ये गणित है, तो गणित में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 30। और ये अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? ये 40। कुल बच्चे कितने हैं? 60 है, और 10 बच्चे जो है दोनों विषयों में फेल हैं। तो ये तो दर्शाएगा, ये दोनों विषयों में पास वाले बच्चे को दर्शाएगा। तो दोनों विषयों में पास हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो बच्चे कितने हो गए? 50 हो गए। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 30 70, और जो दोनों विषयों में आ गए हैं इस दोहराव को घटाने कम करने के लिए हम इसको 50 को घटा देंगे। तो ये हो गया 50, तो बचा कितना? तो बच गया है 20। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए 20 बच्चे जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। अगर मैं गणित की बात करते हैं तो गणित में केवल पास होने वाले बच्चे कितने हैं? तो 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केवल गणित में पास हुए हैं। और अंग्रेजी में कितने विषय बच्चे पास हुए हैं? तो 20 बच्चे अंग्रेजी में केवल और केवल, है ना। यदि हम केवल की बात करते हैं, समझिएगा, यदि हम केवल की बात करते हैं तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले बच्चे 20, केवल गणित में पास होने वाले बच्चे 10। ठीक है, और दोनों में पास होने वाले बच्चे 20 हैं। ठीक? तो ये इस तरह से चीजें बनती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 60 व्यक्तियों के एक समूह में 30 हिंदी तथा 35 अंग्रेजी तथा 5 अन्य भाषाएं पढ़ते हैं। कितने लोग अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं? तो ये क्वेश्चन फिर से सेम पिछला जैसा है, तो इसको आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, पीएससी एसीएफ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का है ये, तो बना लीजिएगा एक बार। अब कोई डाउट्स आएगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए फेल की बात हो रहा, मतलब 42% गणित में, 52%
अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? समझे? देखिए बात यहाँ पे फेल का हो रहा है ना। देखिए फेल, गणित में कितने लोग फेल हुए हैं? तो 42%। अंग्रेजी में कितने लोग फेल हुए हैं? तो अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चे हैं यहाँ पे 52%। और 17% दोनों विषय में। ठीक, दोनों विषयों में यदि फेल वाले बच्चे हैं तो है 17%। ठीक, इतना ध्यान रख लेंगे। अब बोल रहे हैं 46 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। 46 अभ्यर्थी कौन है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं? ठीक है, बस इतना आंकड़ा है हमारे पास। अब हम इसको बनाएंगे। तो देखिए फिर से वही सूत्र लगा दूं मैं। तो एन, तो ये हो गया मैथ्स, तो एम हो गया, यूनियन बी हो जाएगा। बी यानी कि इंग्लिश रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बराबर एन एम प्लस, क्योंकि ये फेल हो रहा है तो हम पूरा फेल रहेगा, ये पूरा फेल रहेगा। पास की बात करेंगे तो पूरा पास रखेंगे, फेल को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे फेल पे बात हो रही है, अनुत्तीर्ण पे बात हो रही है, तो पूरे को अनुत्तीर्ण में लेकर चलेंगे। तो एन ई माइनस हो जाएगा एन एम, है ना, इंटरसेक्ट जो है ये हो जाएगा ई। अब देखिए गणित में फेल होने बच्चे 42%, अंग्रेजी में फेल होने बच्चे 52%, और ये जो है दोनों विषय में, तो दोनों विषय में कितने लोग फेल हुए हैं? तो वो है 17%। ठीक है, तो 17% बच्चे जो हैं दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो ये हो जाएगा 17। तो देखिए अब इसको सॉल्व करूं तो 42 और 52 कितना हो जाएगा? 5 4 9, ये 94 माइनस 17। हल कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये 8 में से एक तो 7, 77% बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो 77% बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन बात हो रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो पास होने वाले बच्चे कितने होंगे यहाँ पे? तो देखिए पास होने वाले बच्चे जो होंगे 100 माइनस 77, यानी कि 23। ठीक है, तो 23% बच्चे जो हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे बना देता हूं मैं, यहाँ पे बना रहा हूँ समझिएगा। तो 23% जो है किसको इंगित कर रहा है? 46 बच्चों को इंगित कर रहा है। तो 100% क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया 46, इसको इधर 75 कर दिया मैं, तो ये 23 हो गया, और इंटू 100। ठीक है, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, यानी कि 200। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। कुल बच्चे की जो संख्या है वो है 200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये इस तरह से बनना है, ध्यान रख लेंगे। इसको मैं फेल होकर लेकर बनाया हूं मैं, यदि मैं चाहता तो पूरे पास ही पास बच्चे को भी लेकर बनाता। देखिए समझिएगा, इसको मैं दूसरे एक और तरीके से बना देता हूं। देखिए यदि हम पास बच्चे की बात करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिए क्या है, 42% बच्चे जो है अंग्रेजी में फेल है, 52% अंग्रेजी, सॉरी 42% बच्चे जो है गणित में पास है, और 52% बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी में फेल है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये एक गोला बनाया, ये किस पे इंगित करेगा? गणित को। और एक और गोला बनाया, ये किस पे इंगित करेगा? ये है अंग्रेजी को। मैं केवल पास की बात कर रहा हूँ ना, तो फेल कितने परसेंट है देख लीजिए, है ना। तो फेल कितना है? 42% जो है फेल होगा। तो यहाँ पे गणित में कितने हैं? 58%, और अंग्रेजी में कितने हैं? तो 48% है। ठीक है, और देखिए 17% बच्चे थे जो फेल थे टोटल दोनों विषय में। तो कितने बच्चे बच रहे हैं यहाँ पे? तो ये बच रहे हैं यहाँ पे 83% बच्चे। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 58 प्लस 48 माइनस 83, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 23%। अब फिर से 23% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो 23% किसने को दर्शा रहे हैं? तो ये जो है 46 को दर्शा रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा? 46/23 × 100। तो फिर से इसको भी हल करेंगे तो 200, यानी कि 200 टोटल विद्यार्थी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, 200 बच्चे, वहां भी 200 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है,
इसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है जो पहले बताया था मैं, तो इसको भी आप होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या उसका उत्तर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने 3000 रुपये स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता है तो उसकी एक माह में बचत तो होगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखिए एक विद्यार्थी जो है 3000 रुपये स्कॉलरशिप का, मतलब वो 3000 रुपये स्कॉलरशिप पाता है और इस 3000 रुपये का 30% क्या कर रहा, भोजन पे लगा दे रहा है, 35% जो है शुल्क में लगा दे रहा है और 25% जो है अपने मनोरंजन पे खर्च करता है, और जितना पैसा बचता है उस पैसा का 10% क्या कर दे रहा है, दान कर दे रहा है। देखेंगे यहाँ पे शेष, तो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे भोजन पे भोजन पे खर्च कर रहा है 30%, शुल्क पे खर्च कर रहा है 35% और मनोरंजन मनोरंजन पे खर्च कर रहा है 25%। तो इतना पैसा वो खर्च कर रहा है किसने का, तो 3000 रुपये जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा है उसमें का। ठीक है, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 3 3 6 और ये 3 9, मतलब 90% जो है वो खर्च कर दे रहा है। तो देखिए 3000 रुपये वो प्राप्त कर रहा है और इसमें का 90% जो है खर्च कर दे रहा है, तो 90% खर्च कर रहा है। तो ये देखिए ये 90% है, इसको खर्च कर देगा तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दिया 27 और ये, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे हाथ में आ गया। ठीक, तो ये जो है 2700 रुपये क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो 2700 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हुआ इसका, तो इसका बचत हुआ 300 रुपये। अब ये 300 रुपये में 10% क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है। तो 300 रुपये का 10% यदि हम निकालते हैं तो उसकी माह में बचत कितनी होगी। मान लेते 10% खर्च कर रहा है तो कितना प्रतिशत बच रहा है, 90% बच रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे जो 90% होगा वही उसका क्या होगा, एक माह में बचत होगा। क्यों, क्योंकि 300 रुपया तो टोटल बच रहा है, जहाँ पे 30%, 35% और 25% खर्च करने के बाद उसके पास कुल रुपए 300 रुपये बच रहा है। अब 300 रुपये में 10% दान कर रहा है, तो हमको नहीं मतलब कितना प्रतिशत दान कर रहा है, कितने रुपए दान कर रहा है, पर हमके इससे मतलब है कि बच कितना रहा। तो भाई 10% दान किया तो बचा कितना, 90% बचा। तो 300 का 90% कितना हो जाएगा, 9 किया 27 और ये जीरो, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 270 रुपये। तो मतलब 270 रुपये जो है इसका बचत है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, जब भी ऐसा कुछ आ रहा 30% भोजन का, 35% शुल्क का, 25% मनोरंजन का, तो इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसको देख लीजिए, 3000 का 90% कितना हो रहा है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए एक और तरीका है बनाने का। ये 3000 रुपये है, 3000 का 90% क्या कर रहा है, वो खर्च कर दिया किसमें, भोजन में, शुल्क में, मनोरंजन पे, तो बचा कितना, 10% बचा। तो इसका 10% कितना होगा। ठीक है, तो 90% खर्च किया तो 10% कितना होगा, तो मैं इसका 10% निकाल देता हूँ। तो देखिए 10% बच गया 300 रुपया, तो ये 300 रुपया बचा। अब इसमें भी कितना, 10% दान कर दिया तो बचा कितना, तो 90% फिर से इसके पास बच गया। तो ये देखिए 9 या 27, तो ये 270 रुपये फिर से इसके पास आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 30% सबसे बड़ी पुत्री को और शेष का 30% अपनी सबसे छोटी पुत्री को दिया। शेष राशि को उसने अपने दो पुत्रों में बराबर बांटा। यदि प्रत्येक पुत्र को 7350 मिली तो छोटी पुत्री को कितना मिला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकृति थोड़ा सा घुमाया हुआ लगता है, लेकिन लगता बस टफ है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं होता। इसको कॉन्सेप्ट बेस से समझिए। अब देखिए ये व्यक्ति अपनी धनराशि का, तो इसके पास कितना धनराशि है वो तो हमें नहीं पता। तो जब भी कुछ भी चीज नहीं पता तो हम उसको मान लेंगे। तो मान लीजिए वो 100 रुपये प्राप्त करता है, ये उसकी धनराशि है।
अब देखिए 30% क्या कर रहा है, सबसे बड़ी पुत्री को 30%। अब मैं इस धनराशि का 30% जो है सबसे बड़ी पुत्री को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास। भाई यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया पकड़ा है, अब वो 100 रुपये में 30 रुपया दे रहा किसी को, तो बचा कितना, 70 रुपये बचा ना। तो 30 रुपया खर्च कर दिया अपनी बड़ी पुत्री पे, तो बचा कितना, 70 रुपये बचा, यानी कि प्रतिशत की बात करो तो 70% बचा। तो ये इतना रुपये उसके पास बच गया। पहले कितना था, x रुपया था, अब x रुपये में 30% दे दिया तो बचा कितना, 70% बच गया। तो अब यहाँ बोल रहा है कि शेष का है ना, तो बचा कितना, तो इतना बच गया है। तो शेष का 30% अपनी छोटी पुत्री को दे दिया, तो 30% दिया, तो फिर से बचा कितना, तो इस रुपये का बच गया है 70%। ठीक, तो जो शेष राशि था इसका फिर से 30% दे दिया, तो बचा कितना, तो इस राशि का 70% बचा है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए 100 रुपये है, अब 100 रुपये में 30% दिया, तो बचा कितना, 70% बचा ना। तो 70% बचा, यानी कि 70 रुपया बचा। फिर शेष का बोल रहा है, तो मान लेते उसके पास 70 रुपया बचा, अब इसका फिर से 30% दे दिया, तो बचेगा कितना, 70% फिर से बचेगा, तो ये कैंसल, 50 रुपये बचा अब उसका। तो ये इस तरह से चीजें बनता है। ठीक है, तो चलिए, था कितना, x रुपया था, 30% बड़ी बच्ची को दिया तो 70% बच गया, फिर से 30% छोटी बच्ची को दिया, तो फिर से इस शेष का ना, कुल का नहीं, शेष का, इसलिए मैं यहाँ पे इतने का रखा हूं। अब इतना रुपये क्या किया, छोटी बेटी को दे दिया, अब शेष राशि को उसने, अब इतना राशि उसके पास बचा है, ये टोटल राशि उसके पास क्या है, बचा है। तो शेष राशि को क्या करता है, दो पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 7,350 रुपया मिला हो, तो सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला। तो देखिए कितना बचा उसके पास, एक बच्चे को इतना दिया, तो दो बच्चे को कितना दिएगा वो, तो ये 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, मतलब 14,700 रुपया। तो छोटी बच्ची को भी 30% देने के बाद उसके पास बचता है 14,700 रुपये। तो 14,700 रुपये जो है, ये अपने दो बेटे को बराबर बांटता है। कितने में बांटता है, 7350 रुपये बराबर में बांट देता है। तो देखिए बोल रहा है कि सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला, तो भाई सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला पता तो चले कि इस व्यक्ति का पेमेंट ही कितना है, धनराशि कितना है, तो यही धनराशि पता रहेगा, तो हम निकाल लेंगे कि छोटी बच्ची को कितना मिला। तो अभी हमारा काम जो रहेगा सबसे पहले वो है कि इसका कुल राशि कितना है। तो देखिए फिर से कुल राशि था x, जिसमें से 30% बड़ी बेटे को दिया तो बचा 70%, फिर जो शेष बचा, ये शेष बचा, इसका शेष का फिर से 30% छोटी बेटी को दे दिया, तो बचा कितना, 70%। अब जितना भी पैसा बचा, ये टोटल बचा कितना बचा, तो जितना भी बचा उसको दो बराबर भाग में बांट के अपने दो बेटे को बांट देता है। तो एक बेटा को मिलता है 7350, तो दो बेटा को कितना रहेगा, टोटल 14,700 रुपये होगा। बस अब यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7, 21, फिर 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो इतना बचा। तो x बराबर हो जाएगा ये 3, और ये 100 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये 100 गुणे 100, तो x का मान हो जाएगा 30,000। तो x मतलब जो फादर है, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपया था। अब इस 30,000 रुपये से अब फिर से आप इसको समझिए, वापस रिवाइंड की ओर चलते हैं। तो देखिए 30,000 रुपये है, अब इस 30,000 रुपये का 30% जो है बड़ी बेटी को दिया, तो बचा कितना, 70% बचा। ठीक है, ये देखिए कट गया, कितना आया, 7 तिया 21, और ये 3 जीरो, 1 2 3, मतलब 30,000 रुपये था, 70% बचा। क्यों, क्योंकि 30% बड़ी बेटी को दिया, 70%, तो 70% बचा कितना, 21,000। अब ये 21,000 जो शेष था, इसका 30% क्या करता है, छोटी बेटी को देता है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो इसका 30% अब निकाल लेते हैं, क्योंकि 21,000 का 30% जो है अपनी छोटी बेटी को देता है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसर, 21 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया, 6300 रुपये। तो इतना रुपया जो है अपनी छोटी बेटी को देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6300 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% है। देखिए कोई एक संख्या है, उसका 25% कितना है, 75। मान लेते हैं वह संख्या, देखिए जब भी नहीं दिया रहता है तो आप मानिए, ठीक है। मान लेता हूं कि x जो है एक संख्या है। अब इस x का जो 25%, प्रतिशत कैसे लिखेंगे, ये 25/100, x का 25% जो है वो कितना है, 75 है। तो x है कितना, और x पता हो जाएगा तो इसका 45% भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए 25 से कम 25, 25 तिया 75, तो x का मान हो जाएगा 100 की तरफ ट्रांसफर कर दो तो 300 हो जाएगा। देखिए मिल गया इतना। तो अब बोल रहा है कि उस संख्या, तो संख्या कितना था, 300, संख्या का 45% है तो 45% को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 45 दिया कितना हो जाता है, 135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 135 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 135 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए सीजी व्यापम 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन, सीजी व्यापम का क्वेश्चन की प्रकृति इजी भी रहता है और टफ भी रहता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं रहता कि बने ना, ठीक है। एक क्वेश्चन ही छूटेगा यदि आप अच्छे से बना रहे हैं तब भी से, ओके, उससे ज्यादा नहीं छूटने वाला। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तरीके से पढ़िए, आपसे सारा चीजें बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा हो। अब देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वृद्धि हो रहा है, मान लीजिए आप 50 रुपए में, ठीक है, 50 रुपए में 3 किलो शक्कर खरीद रहे हैं। तो अब बताइए, अब इसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है 20%। तो आप ये बताइए, 50 रुपये प्रति किलो है, मान लीजिए प्रति किलो 50 रुपये है, 3 किलो आप शक्कर ले रहे हैं, यानी कि 150 रुपये में आप शक्कर खरीद रहे हैं। तो अब 20% की वृद्धि होगा, लेकिन आपको करना क्या है, 150 रुपये ही मिलेगा। तो बताइए 150 रुपये मिलेगा, मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो 3 किलो थोड़ी ना खरीदेंगे, कम ही खरीदेंगे ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि जहां पे हम जो मूल्य है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन होता है तो उसकी क्वांटिटी में होगा। तो जब भी क्वांटिटी में परिवर्तन होगा तो देख इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से बना लेंगे। यदि देखिए जो भी दिया रहेगा a अपॉन 100 प्लस माइनस a इंटू 100, यदि वृद्धि होगा तो प्लस रखिए और वृद्धि नहीं होगा तो माइनस रखिए। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से आप बनाइए। देखिए पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 25/100, 25 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि उत्तर कितना आ गया, 20%। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। एक और तरीका है, समझिए 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 25% की जब वृद्धि हो रहा है तो 25% को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 25% यानी कि 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक, 1/4 मतलब 4 था, क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गया तो एक बढ़ा, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब अब बोल रहा है यहाँ पे ऐसा क्या आएगा कि ये पहले जितना था ये उतना ही आएगा। तो ये इस तरह का चीजें बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये इस तरह से कटता है, कटने के बाद क्या आ जाता है, एक आता है, ठीक है। जब भी इस तरह का आएगा तो इस तरह से उल्टा करके व्युत्क्रमणपाती रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब 5 हो गया है, 5 था पहले, अब कितना हो गया, 4 हो गया, कितने की कमी हो रही है, एक की, पहले कितना था, 5 था, ठीक है। तो अब इसको हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो भी से 20% आने वाला। तो ये भी एक तरीका है, तरीका को कभी और डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। लेकिन ये तरीका यही है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन को लेकर मैं बनाया हूँ, ठीक। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला, तो पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसे उपयोग के लिए कितने प्रतिशत कमी करे जिससे पेट्रोल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे। तो खर्च वही रहे, तो खर्च वही रहे, तो फिर से वही चीज है, चाहे तो आप ये सूत्र को लगा लीजिए, 100 प्लस माइनस a इंटू 100, या फिर से वही है, ठीक है, जो भी बताया हूँ। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी बनाकर देखिए। चलिए
आकांक्षा का वेतन अनु के वेतन से 25% अधिक है। ज्ञात करें कि अनु का वेतन आकांक्षा का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यह भी होमवर्क है आपके लिए, बहुत ईजी है। ठीक है। यदि एक की आय 20 की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये भी होमवर्क है आपके लिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हमारा वीडियो था। कुल 15 क्वेश्चन को आज हम देखे हैं। कल के वीडियो में एक और 15 क्वेश्चन के देख लेंगे, तो इस तरह से कुल 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप 50 क्वेश्चन को आप बना लेंगे तो प्रतिशत से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो, और कोई क्वेश्चन हम आपको दिए हैं तो उसको भी आप बनाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। धन्यवाद।